बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 2 में से जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि वेक्टर्स को हम किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने पीछे वेक्टर्स को ऐड करने का मेथड सीखा जिसमें हेड टू टेल रूल मेथड, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स शामिल था। उसके बाद हमने वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने का भी मेथड सीखा। तो आज के टॉपिक में हम ये बात पढ़ने जा रहे हैं कि वेक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। अब अगर हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो उससे जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आती है उसकी बिना पर हम वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वैसे तो हमने पीछे ये बात भी सीखी है कि वेक्टर्स को किसी स्केलर नंबर से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे हम ये बात देख सकते हैं कि व्हेन अ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर नंबर, तो उस सूरत में हम देखते थे कि वेक्टर की अपनी आइडेंटिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सिर्फ ये होता था कि उसकी मैग्नीट्यूड में या तो इजाफ़ा हो जाता था या उसकी जो डायरेक्शन है उसमें चेंज आ जाती थी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास वेक्टर ए हो और हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इससे वेक्टर ए ही रहेगा, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड पहले से 2 टाइम्स हो जाएगी। या अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसमें हमने देखा था कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो तो इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन में भी चेंज आ गई थी। लेकिन वेक्टर ए इसने अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पे लूज़ नहीं किया था। लेकिन अगर हम 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और ऐसे 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें जो एक दूसरे के पैरेलल हों, तो उस सूरत में हम देखते हैं कि उन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें एक स्केलर क्वांटिटी हासिल होती है। अब यहाँ पे हम डिटेल से ये भी डिस्कस करेंगे कि 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से कैसे एक स्केलर क्वांटिटी हासिल होती है। अब इसी तरह वो प्रोडक्ट जिसमें वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हों और उनको मल्टीप्लाई करने से हमें कोई ऐसी क्वांटिटी हासिल हो रही हो जो कि स्केलर है, तो उस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं। इसी तरह से अगर हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और हमें ऐसे वेक्टर्स दिए गए हों जो कि परपेंडिकुलर हों एक दूसरे के, तो उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उस सूरत में हमेशा हमें एक वेक्टर क्वांटिटी हासिल होगी। तो इस बिना पे हमने वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट्स हैं इसको मेजर 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, और ये हमने इस बेस पर डिवाइड किया है कि हमें जो वेक्टर्स दिए गए हैं आया कि वो पैरेलल वेक्टर्स हैं या वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो आज के टॉपिक में हम डिटेल से ये देखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम डिटेल से स्केलर प्रोडक्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा हमारे पास वेक्टर बी है, और हमने इसको इस तरह से मिला दिया कि इन दोनों वेक्टर्स की टेल्स आपस में किसी एक पॉइंट पर मिल रही हैं। तो अब इनका जब हम स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो स्केलर प्रोडक्ट लेते हुए ये देखेंगे कि इनका जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अब इसको मैथमेटिकली अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो वी मे से दैट ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे ए वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, बी ये वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, और थीटा ये हमें एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को शो कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमने यहाँ पे कॉस थीटा ही यूज़ क्यों किया है, हमने साइन थीटा क्यों यूज़ नहीं किया। तो हमने पीछे ये बात अभी पढ़ी है कि जब भी हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर्स या तो परपेंडिकुलर हो सकते हैं या एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो जो स्केलर प्रोडक्ट है बेसिकली ये ऐसे वेक्टर्स का प्रोडक्ट है जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब जब ये 2 वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो हमेशा जो x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर होगा उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होगा वो हमेशा cos थीटा ही इन्वॉल्व होगा। तो अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि दिस वेक्टर b इट इज़ नॉट पैरेलल टू वेक्टर a। तो हम क्या करेंगे, हम वेक्टर b के कंपोनेंट्स फाइंड कर लेंगे
हमारे पास एक कंपोनेंट है x जिसे हम बी एक्स से ज़ाहिर करेंगे, जबकि दूसरा हमारे पास y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b है। तो हम यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि ये जो बी एक्स है, x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b, इट इज़ पैरेलल टू वेक्टर a। तो लिहाजा जब भी हम स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो स्केलर प्रोडक्ट में हम ये देखेंगे कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल नहीं हैं तो फिर हम ये देखेंगे कि अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल नहीं हैं तो इस वेक्टर b का कौन सा कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के पैरेलल है। तो इजीली हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b इज़ पैरेलल टू वेक्टर a। लिहाजा हम यहाँ पे ये बात इजीली देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास हिस्सा है, दिस पार्ट विल रिप्रेजेंट x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b। तो लिहाजा इसको हम बी एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज़ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a and magnitude of component of vector b in the direction of vector a। तो यहाँ पे हमें एक बात क्लियर पता चल गई कि जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो एक्चुअली इसमें हम मैग्नीट्यूड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। और मैग्नीट्यूड्स कौन सी लेते हैं? जो एक दूसरे की डायरेक्शन में लाई कर रही हों। तो इसलिए हम इस फॉर्म में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए। अब एक और फॉर्म में भी हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो कैसे? देखें, अगर हम किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना चाहें, प्रोजेक्शन मीन्स हम सिंपल लफ्ज़ों में कहें तो किसी भी वेक्टर का साया। अगर हम अपनी ही एग्जांपल ले लें तो हमारा जो प्रोजेक्शन है वो हमेशा ज़मीन पर आता है, और ज़मीन हम कह सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू अस ये एक हॉरिजेंटल प्लेन होगा। तो लिहाजा जो हमारा प्रोजेक्शन है ये हमेशा x कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर बनाएगा। तो अगर मैं इस वेक्टर का प्रोजेक्शन देखूं तो ये जो हमारे पास x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b है, इट इज़ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b। इट्स मीन हम ये जो सेकंड पार्ट है इसको इस फॉर्म में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b अलोंग वेक्टर a। तो यही बात हमने यहाँ पे भी मेंशन की है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड b, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन वेक्टर a। तो ये हमारे पास था कि वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है।